चलिए आज हम लोग देखेंगे IBPS PO 2024 का नोटिफिकेशन आया है, तो हम लोग डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे। उसकी एज क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे, फीस कितनी है। चलिए एक एक करके हम लोग सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स, तो जो इसकी डेट है वो है आपकी 1/8 से लेके 21/8 तक। ये फॉर्म भरने की भी है, आप एडिट भी कर सकते हो उसी टाइम पे, और फीस वगैरह भी आपको 1/8 से लेके 21/8 तक ही भरनी है। ठीक है, जैसे बाकी एग्जाम होते हैं तो उनके लिए क्या होता है कि आपका एक जैसे 1 से 21 तक आपकी डेट दे दी गई फॉर्म भरने की, 21 के बाद 2 दिन फीस के लिए दे दिया गया है चेंजेस करने के लिए। लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे आप 1 से लेके 21 तक 20 दिन का आपको टाइम मिलेगा। आप उसी में आपको फॉर्म भरना, पेमेंट करनी है, एडिट करना, जो करना है उसी समय करो आप। ठीक है, उसके बाद ये होता है कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। तो ये पीटी की ट्रेनिंग होती है जो स्पेशल स्टूडेंट को होती है, जो कुछ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उनको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ये सब चीज़ें। तो वो होगी सितंबर में, और आपके जो एडमिट कार्ड आएंगे वो अक्टूबर में आ जाएंगे। उसके बाद जो प्रीलिम्स होगा वो आपका अक्टूबर में होगा। इसका रिजल्ट आएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का अक्टूबर-नवंबर में। फिर कॉल लेटर आपको डाउनलोड करना है नवंबर में मेंस का। फिर मेंस होगा आपका नवंबर में। फिर उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा मेंस का दिसंबर या जनवरी 2025 में। उसके बाद इसका इंटरव्यू होगा जनवरी फरवरी में, और आपकी ज्वाइनिंग होगी अप्रैल 2025 में। तो बैंकिंग एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सारी चीज़ें पूरा वो नोटिफिकेशन में दे देते हैं। आपके प्रीलिम्स से लेके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से लेके आपका इंटरव्यू और ज्वाइनिंग तक की डेट वो पहले बता देते हैं। ठीक है, तो आप इस नोटिफिकेशन में खुद ही देख सकते हो, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लॉज दिए गए हैं, टॉपिक है, पेज नंबर है, तो इंट्रोडक्शन है, कौन कौन सी बैंक है पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये देखिए 1 नंबर पे इंट्रोडक्शन, पार्टिसिपेटिंग बैंक है 2 नंबर पे, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 3 पे, नेशनल सिटीजनशिप है 2 पे, एज है 3 पे। तो चलिए हम लोग एक करके सारी चीज़ें देखते हैं एक करके। तो इसमें ये सारी बैंकें अब की बार पार्टिसिपेट कर रही हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं। सबकी वैकेंसी लिखी होगी। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपको इसका जो भी मिनिमम क्राइटेरिया होगा वो आपको फुलफिल करना है। ठीक है, तो नेशनल सिटीजनशिप क्या है ये आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्या क्या होता है देखिए, कैंडिडेट को क्या होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए सिटीजनशिप, या फिर अगर नेपाल, भूटान का है, या फिर रिफ्यूजी वगैरह है। ठीक है, जो 1 जनवरी 1962 में उस टाइम पे आ गए थे इंडिया में, तो वो सब भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए सर्टिफिकेट लगेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो पहला नंबर अगर है, ठीक है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद आपके पास कुछ भी है, अगर आप यहाँ पे पहले नंबर को छोड़ दो तो बाकी जो 2, 3, 4, 5 हैं, यहाँ पे देखिए आप नीचे, ये देखिए 2, 3, 4, 5 अगर हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसका नीचे सारी डिटेल लिखी होगी, तो आप देख सकते हो। और इसकी जो एज है वो मिनिमम एज है 20 साल, मैक्सिमम एज है 30 साल। ठीक है, और एज काउंट हो रही है 1/8/2024 से। तो अ कैंडिडेट मस्ट हैव बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1994, मतलब 1994 के जो पहले पैदा हुए हैं 2/8, और 1/8/2004 के जो बाद पैदा हुए हैं वो दोनों नहीं फॉर्म भर सकते हैं। इन दोनों के बीच में जो लोग हैं वो भर सकते हैं। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 3/8/1994, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, और अगर आपकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है 2/8/2024, तो आप एलिजिबल नहीं हो, भले वो 1 दिन का अंतर हो। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन तो आपको पता ही होगा किसको कितना मिलता है। SC और ST को मिलता है 5 साल, OBC को मिलता है 3 साल। ठीक है, PWD को मिलता है 10 साल, एक्स सर्विसमैन को 5 साल। तो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, देख लेना आप।
कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए 21/8/2024 तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, और डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। आपको केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो आपने चाहे बीए कराओ, चाहे बीएससी कराओ, बीकॉम कराओ, या आपकी और अदर डिग्री हो, उससे मतलब नहीं है, बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप ये देख सकते हो, आपको ग्रेजुएशन चाहिए। और ये परसेंटेज आपको देखो कैसे काउंट करने हैं, ये देख लेना है। फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो दैट विल बी नॉट 59 जैसे 99 है तो उसको 60% से कम ही माना जाएगा, ठीक है। जैसे 54.99 है तो उसको 55% से कम ही माना जाएगा। और एक बार इसमें ये जरूरी है आपका क्रेडिट हिस्ट्री, ठीक है। आप बैंक का फॉर्म भरने जा रहे हो, लेकिन आपकी क्रेडिट हिस्ट्री सही होनी चाहिए, तो पहले आपको वो सही करनी है अपनी। द कैंडिडेट अप्लाइंग शैल इंश्योर दैट दे मेंटेन अ हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग पार्टिसिपेटिंग बैंक। द मिनिमम क्रेडिट स्कोर विल बी एज पर द पॉलिसी ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक अमेंडमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है। दोस्त कैंडिडेट हु सिविल स्टेटस not been updated before the date of joining has to be either get the civil status uploaded or produce the NOCs from the lender, ठीक है। तो आपको ये चीज अपनी जरूर देख लेनी है फॉर्म भरने से पहले, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, अगर नहीं सही है तो उसको सही करिए। ठीक है। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है वो है आपकी 175 रुपये लगेगा SC ST PWD के लिए, और जो अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए 850 रुपये लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो SC ST और PWD के लिए है केवल ये 175। उसके बाद आपका जो OBC है, जनरल है, ठीक है, उनकी भी 850 लगेगी, और जो फीमेल है उनकी भी 850 लगेगी, जो जनरल की फीमेल है। क्योंकि कोई एग्जाम में ऐसा होता है कि जो कम फीस लगती है वो फीमेल की भी लगती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी 850 रुपये, ठीक है। अब जो हमारा एग्जामिनेशन है वो देखियो कैसे होगा। सबसे पहले होता है हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये पूरा होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें देखो सबसे पहले आएगा, सीरियल नंबर यहाँ पे दे रखा है, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ठीक है। 3 चीजें आएंगी। तो इंग्लिश के होते हैं 30 क्वेश्चन, 30 मार्क के होते हैं, ठीक है। और ये पूरा जो एग्जाम में दिया होगा वो पूरा इंग्लिश में दिया होगा, ठीक है। और इसके लिए 20 मिनट का टाइम होता है। जो IBPS PO का एग्जामिनेशन है तो उसमें इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग तीनों के लिए 20-20 मिनट का स्लॉट होता है, ठीक है, अलग से। ये नहीं है कि आपको 60 मिनट का एग्जाम है तो आपको 60 मिनट एक साथ दे दिए जाएं और एग्जाम्स की तरीके कि आपका जो मन करो, आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग करो। अब सिंपल सी बात है, अगर आपका मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग है, ठीक है, तो आप ये सोचोगे कि हम 35-70 में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कर लें, ठीक है। लेकिन अगर 60 मिनट पूरा मिलता तब अब ऐसा पॉसिबल था। अब क्या 20 मिनट मिलता है मैथ में, 20 मिनट रीजनिंग में, 20 मिनट इंग्लिश में। अब अगर आपका इंग्लिश करने का मन नहीं भी है तब भी आपको इंग्लिश करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि 20 मिनट ऑलरेडी और किसी में इंक्लूड नहीं होगा, ये केवल इंग्लिश के लिए ही है। और सेक्शनल कट ऑफ भी बनेगी, इसलिए आपको सारे सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। और यहाँ पे जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग होगी ये इंग्लिश हिंदी दोनों में होगी, ठीक है। आप किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो केवल आपने चूज करा है इंग्लिश में तो इंग्लिश में दिया होगा, लेकिन ऊपर एक बॉक्स बना रहता है, वहाँ आप सेलेक्ट करके हिंदी में क्वेश्चन को देख सकते हो। तो प्रीलिम्स में आएगा इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग एलिजिबिलिटी। और सबसे बड़ी बात है एग्जाम का लेवल बहुत अच्छा होता है IBPS के, ठीक है। देखो बैंकिंग में जो होता है सबसे जो मतलब अच्छा लेवल होता है बैंकिंग एग्जाम में, वो आता है आपका RBI का, RBI ग्रेड B। ये बहुत अच्छा एग्जाम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका SBI PO, SBI के आते हैं IT ऑफिसर वगैरह के, ठीक है। ये मतलब अच्छा लेवल रहता है इनके एग्जाम का। उसके बाद आता है आपका IBPS, ठीक है, IBPS का PO, IBPS SO का मतलब है जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं उनका होता है ये, ठीक है।
तो इस तरीके से एग्जाम का लेवल बढ़ता चला जाता है। उसके बाद आपके आते हैं एमबीबीएस वाले जो रहते हैं, आरआरबीज, ठीक है, रूरल ग्रामीण बैंक, तो उनके आते हैं। और उसके बाद आपका क्लर्क वगैरह के आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम का पैटर्न अच्छा रहता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जैसे आपका आईबीपीएस आरआरबी है, तो इसमें पहले क्या होता था 45 मिनट मिलते थे, मैथ और रीजनिंग के लिए 80 क्वेश्चन आते थे। अब इसमें भी क्या हो गया है, टाइमिंग बढ़ गई है, ठीक है, कि मैथ को 20 मिनट मिलेगा और रीजनिंग को 25 मिनट मिलेगा। और इसको सबसे टफ बनाता है इसका जो क्राइटेरिया है टाइमिंग का, क्योंकि और एग्जाम था जैसे रेलवे का दोगे या एसएससी का दोगे तो उसमें पूरा 1 घंटा आपको मिल जाता है। 100 क्वेश्चन है तो 100 में से आप कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे 1 घंटा तो है, लेकिन उन्होंने खुद बांट रखा है स्लॉट, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ का 20-20 मिनट। तो आपको सब्जेक्ट आता हो चाहे ना आता हो, लेकिन 20 मिनट आपको मिलेगा उसके लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में क्या आएगा, इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग एलिजिबिलिटी। तो अच्छे लेवल की आती है इसमें, मतलब आपका इंग्लिश तो बहुत ही अच्छा लेवल होता है, रीजनिंग का भी अच्छा होता है, मैथ का भी अच्छा होता है। उसके बाद जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे तो आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। मेंस में क्या आता है, रीजनिंग कंप्यूटर के आएंगे 45 क्वेश्चन 60 नंबर के, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट, ठीक है। उसके बाद जनरल, इकोनॉमी, बैंकिंग, ये सब मिला के आपके आएंगे 40 क्वेश्चन, और ये होंगे 40 मार्क के, भी इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, और 35 मिनट आपको टाइम मिलेगा। फिर इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 35 क्वेश्चन, ये कितने मार्क के होंगे, 40 मार्क्स के, ये इंग्लिश में ही होगा केवल, और इसके लिए आपको 40 मिनट मिलेगा। तो इन्होंने यहाँ पे टाइम अलग अलग सबका खुद ही दे रखा है। और ये मैथ नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये डीआई है, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल की डीआई आती है एग्जाम में। आपको जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उससे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन इसमें मिलते हैं, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन होंगे नंबर ऑफ, और ये होंगे 60 मार्क के, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहता है, और 45 मिनट, और सब में सेक्शनल कट ऑफ रहेगी। तो टोटल आपके 155 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क के होंगे, और 3 घंटे का टाइम मिलेगा, और टाइम सब में बटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही एग्जाम आपका खत्म होगा तुरंत आपको इंग्लिश लैंग्वेज का लेटर राइटिंग और एसे करना होगा। तो उसके 2 क्वेश्चन होंगे, लेटर राइटिंग और एसे के, वो होंगे 25 मार्क के, इंग्लिश में होगा 30 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी कि आपका 3.5 घंटे का पेपर होगा लगातार, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग प्रीलिम्स और मेंस दोनों में होती है, ठीक है। देयर विल बी पेनल्टी और रॉन्ग आंसर मार्जिन ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन और रॉन्ग आंसर गिवन बाय 0.25 यानी 1/4 होती है, ठीक है। और जब आप मेंस में क्वालिफाई हो जाओगे तब आप इंटरव्यू में जाओगे, ठीक है। ईच कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड आल्सो मिनिमम टोटल स्कोर टू बी कंसीडर्ड, ठीक है। यानी कि आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं वो, जैसे आपका प्रीलिम्स निकल गया, ठीक है। अब देखो प्रीलिम्स में भी यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये इंग्लिश को 30 क्वेश्चन 30 मिनट मिले, 20 मिनट का टाइम है, तो मान लिया इंग्लिश की कट ऑफ गई आपकी 10 नंबर, तो आपको 3 से 10 लाना जरूरी है। यहाँ आपके 15 गई, यहाँ आपकी 20 गई, तो आपको 35 में से 15, 30 में से 10 और 35 में से 20 नंबर लाना जरूरी है। अगर आपके मान लिया 35 में इधर 15 से ऊपर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इधर नहीं आ रहे, तो आप क्वालिफाई नहीं होगे, ठीक है। और दूसरी बात 20, 10, 30, 10, 40, 5, 45, ये टोटल जोड़ के 45 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ 45 नहीं जा रही होगी, जा रही होगी 60, ठीक है। तो आपको ये भी क्राइटेरिया क्वालिफाई करना है और ये भी करना है, मतलब आपको सेक्शनल में भी पास होना चाहिए और ओवरऑल में भी आपकी कट ऑफ निकलनी चाहिए। इसी तरीके यहाँ पे जैसे रीजनिंग है, तो रीजनिंग में भी आपको पास होना पड़ेगा, इसमें भी मतलब चारों सब्जेक्ट में सब में आपको क्वालिफाइंग नंबर लाने होंगे। उसके बाद जो ओवरऑल नंबर होगा इन सबको मिला के उसमें भी आपको पास होना पड़ेगा, ठीक है। यही सब चीजें बैंकिंग एग्जाम को टफ और बनाती हैं। और सबसे टफ इसकी बनाती है आपको रीजनिंग और इंग्लिश। और अगर आपको लगता है सारे एग्जाम टफ होते हैं, मतलब होते तो सभी टफ है, लेकिन एक बार आप बैंकिंग का और अदर एग्जाम का सिलेबस उठा के या प्रीवियस ईयर देखिएगा तब आपको समझ में आएगा
जब आपका प्री निकलेगा तो मेंस होगा, मेंस निकलेगा तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई जब हो जाओगे, ठीक है, तब आपको क्या चाहिए, टोटल 100 मार्क का होगा इंटरव्यू, ठीक है, उसमें से आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विल नॉट बी लेस देन 40%, ठीक है। जो जैसे आप जनरल के हो तो आपको जो है 40% से मतलब कम नहीं होने चाहिए आपके नंबर, या आप ये समझ लो कि आपको 40% से ज़्यादा नंबर लाने हैं। और ये वेटेज दिया हुआ है इसका, द वेटेज रेशियो ऑफ ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, तो 80 और 20 का है। मान लिया 100 का है एग्जाम तो 80 नंबर आपके मेंस के काउंट होंगे 80 में से, और 20 दिया जाएगा आपका मेंस का, ठीक है। और ये आपको देखिए यहाँ पे उन्होंने जो भी आपके इंटरव्यू के समय आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू के समय आपका डीबी हो जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये बाद में नहीं होगा, ये पहले हो जाएगा। तो इंटरव्यू के समय जो आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, और कैसे ले जाने हैं, क्या ले जाने हैं, वो सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक चीज यहाँ पे, अब यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है हाउ टू अप्लाई, हमको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो हमें पता है फीस 850 रुपये जनरल ओबीसी की है, बाकी 175 है SC ST PWD की। 1/8 से लेके 21/8 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, पेमेंट होगी, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। कैंडिडेट को क्या करना है, ये लिंक दिया हुआ है www.ippa.in करके इस पे जाना है और अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर और वो सारी चीज़ें आपको डाल के अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो मेन जो चीज़ें हैं वो है फोटोग्राफ, सिग्नेचर, यहाँ पे आपका देखो लेफ्ट थंब भी लगता है, और ये एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होता है वो आपको लगाना होता है, ठीक है। वो भी नीचे उसका फॉर्मेट भी दिया हुआ होगा, ठीक है। तो जो भी आपके कैंडिडेट विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू कैप्चर एंड अपलोड देयर लाइव फोटोग्राफ वेबकैम ड्यूरिंग द, अब देखो आपको सबसे पहले तो फोटोग्राफ लगानी है जो आपके पास स्कैन होगी, सिग्नेचर लगाना है, लेफ्ट थंब एक्सप्रेशन लगाना है, एक हैंड डिक्लेरेशन होता है वो इसमें दिया हुआ होगा फॉर्मेट, उसको आपको अपने हाथों से लेके स्कैन करके लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये चारों चीजें तो करनी है, उसके बाद आपको अपनी लाइव फोटो भी कैप्चर करनी है, ठीक है, वो भी लगेगी यहाँ पे, ठीक है। और ये पेमेंट का मोड लिखा हुआ है, कैंडिडेट मेक देयर पेमेंट, ठीक है, थ्रू ऑनलाइन मोड। तो ऑनलाइन मोड आपकी पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। आप इनमें से किसी से पेमेंट कर देते हो, ये सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे सिग्नेचर के लिए लिखा हुआ है, कैंडिडेट सिग्नेचर, देखो सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए, ठीक है। अप्रोप्रिएट्स मतलब उसका साइज सही होना चाहिए, ठीक है। और आपका हैंड रिटन में आपको अपना सिग्नेचर करना है। उसके बाद जो फोटोग्राफ है वो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर उसका ये होना चाहिए। और जो हैंड रिटन है आपका, ठीक है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन हैज टू बी कैंडिडेट्स हैंड राइटिंग, ठीक है। जो आपकी हैंड राइटिंग होती है रिटन, ठीक है, उसमें आपको लिखना है। जैसे हम लोग की हैंड राइटिंग है इंग्लिश ओनली, तो हम लोगों ने इसको अपनी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। वो भी लाइन से फ्लो में लिखना है। ये आपको ये नहीं करना है कि इंग्लिश है तो हम लोग उसको कैपिटल लेटर में ही सब कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, वो नहीं लिखना है, ठीक है। देखो कैपिटल लेटर में बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है। आपकी जो स्पीड वाली राइटिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग नॉर्मली लिखते हैं, वो चीज हम लोग को वैसे लिखना है।
अभी देखो इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं कि आपको आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें तो सारी डिटेल लिखी होगी, लेकिन इसमें भी देखो उन्होंने सारी डिटेल लिख दिया, आइटम्स नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप अपने एडमिट कार्ड में बाद में देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो। बैंकिंग में सबसे अच्छी बात यही है, वो लोग नोटिफिकेशन देखिए वैकेंसी तो ये देखिए हम लोग की वैकेंसी अब की बार की, ये देखिए सारी बैंकों के नाम लिखे हुए हैं, सीरियल नंबर है, यहाँ पे देखो ये एससी के लिए, ये एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस है, अनरिजर्व मतलब जनरल, ठीक है। ये टोटल दी हुई है। तो अब आप जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, एनआर लिखा हुआ है, मतलब अभी इसमें कुछ भी नहीं कहा नहीं जा सकता है। फिर जैसे बैंक ऑफ इंडिया है, तो देखो एससी 132 है, एसटी की 66 है, ओबीसी की 238 है, ईडब्ल्यूएस की 88 है और जनरल की 361 है, और टोटल देखोगे तो 885 है। तो आपको ये देख के फॉर्म भरना है, ठीक है, कि अगर आप मान लीजिए जनरल में हो, ठीक है, तो हमको क्या करना होता है, हमको जो फॉर्म भरना है, फॉर्म के साथ साथ हमको प्रेफरेंस डालने होते हैं बैंक के। तो हमें कौन सा प्रेफरेंस डालना है ये आपको देख लेना है सबसे पहली बात। और एक चीज और, हमेशा फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखो बैंक का, कि जब आप जैसे आपको वैकेंसी डालनी है बैंक ऑफ बड़ौदा की, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर जरूर देख लो कहाँ पे है, ठीक है, हेड ऑफिस कहाँ पे है। अगर आपके जो घर के आसपास हो या वहाँ पे हो तो आप वही सब एरिया डालो, ठीक है, उससे आपको बाद में आराम रहेगी। तो ये चीजें आप देख सकते हो, यहाँ पे सारी बैंकों की वैकेंसी यहाँ पे लिखी हुई है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल वैकेंसी है 4455, और इसमें से जनरल की है 1846, एससी की है 657, एसटी की है 332 और ओबीसी की है 1185, ईडब्ल्यूएस की है 435। तो आप लोग ये सारी चीजें देख सकते हो, इधर हैंडीकैप वगैरह की भी दे रखी हैं, ठीक है। तो आप लोग ये सारे बैंकों का देख के अपने हिसाब से प्रेफरेंस डाल सकते हो। एनआर मतलब होता है नॉट रिपोर्टेड, ठीक है। तो उन्होंने मतलब अभी रिपोर्ट नहीं करी कि कितनी वैकेंसी है उनके पास। और जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर है, या फॉर्म भरते समय आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो आप डाल सकते हो आपको जो भी चाहिए। अब जैसे ये स्टेट है, मान लिया ये स्टेट है, इसका कोड है 11 नंबर अंडमान निकोबार, ठीक है। तो उसका जो प्रीलिम्स का सेंटर है वो एक ही है, पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे मेंस का भी एक ही है। फिर आंध्र प्रदेश में जाओ तो देखो आंध्र प्रदेश में प्रीलिम्स के लिए काफी सारे हैं, लेकिन मेंस के लिए यही 4 हैं, ठीक है। तो आपको ये चीजें देख लेनी है, आपको कौन सा सेंटर बनना है वो आप अपने हिसाब से भर सकते हो। ये सारे दिए हुए हैं, आप नोटिफिकेशन में जाके चेक कर लो। अब जैसे मान लिया उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में ये सारे दिए गए हैं सेंटर प्रीलिम्स के लिए, लेकिन मेंस के लिए कुछ ही सेंटर है, सारे सेंटर में एग्जाम नहीं है, ठीक है। हाँ, और ये आप देखिए आपका डॉक्यूमेंट है, गाइडलाइन दे रखी है बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट, ठीक है। फोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ्ट थंब होना चाहिए, हैंड रिटन होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है तो वो होना चाहिए। तो देखो जो फोटोग्राफ है वो होनी चाहिए आपकी 4.5 सेंटीमीटर से लेके 3.5 सेंटीमीटर, यानी 4.5 सेंटीमीटर से लेके 3.5 सेंटीमीटर। फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट स्टाइल कलर, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। प्रीफर कर रहे हैं वो लोग बैकग्राउंड प्रेफर। उसके बाद क्या है, हाँ, कैमरे की तरफ आपको देखना चाहिए, और ये सब ध्यान देना कि फ्लैश वगैरह ना आ रहा हो, ठीक है। और अगर आप मतलब चश्मा पहनते हो तो उसमें ये नहीं लिखा कि आपको नहीं लगाना है, अगर लगाते हो तो आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोटो खींचते समय उसमें कोई भी फ्लैश वगैरह ना आए, ठीक है, फोटो क्लियर आए। और आपको कुछ भी नहीं लगाना है फोटो खींचते समय, कि कैप है, डार्क ग्लासेस, मतलब जो सन ग्लासेस वगैरह होते हैं आपके, रिलीजियस हैंडवेयर, ये सब कुछ भी नहीं है आपको, ठीक है। और डायमेंशन होती है 200 से लेके 230 पिक्सल तक, और जो साइज होता है 20 KB से लेके 50 KB तक होता है, ठीक है। तो ये देखना है। उसके बाद फोटोग्राफ आपको कैप्चर भी करनी है, कैप्चर करते समय भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। आप अपने वेबकैम से या मोबाइल से कर सकते हो,
ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ फोटो खींचते समय आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो क्या क्या करना है हम पहले वो देखते हैं। देखो यहाँ पे भी उन्होंने वाइट बैकग्राउंड प्रेफर करा है, ठीक है। आप बैकग्राउंड कोई भी ले सकते हो, लेकिन लाइट कलर का लो, वाइट ले लो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और वहाँ पे साफ लाइट होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा आपका वेबकैम की तरफ आप देख रहे हो सीधे, ठीक है। और फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज आपकी खींचनी चाहिए। और क्या नहीं करना है ये भी देख लो, ठीक है। स्मॉल साइज का फोटो नहीं होना चाहिए, कलर ग्लास को टोपी वगैरह ना पहनो, ठीक है। और शैडो वगैरह ना आ रही हो फेस पे जब आप फोटो क्लिक कर रहे हो या ब्लर हो, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फोटो डार्क बैकग्राउंड में नहीं खींचनी है, ठीक है। यानी कि या तो वाइट में खींचो या लाइट बैकग्राउंड हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो सिग्नेचर के लिए 10 से 20 KB साइज होगा, ठीक है। डायमेंशन 140 से लेकर 160 पिक्सल है, ठीक है। और कैपिटल लेटर में साइन नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। और जो लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन होगा आपका जेपीजी या फिर जेपीजी में होगा, डायमेंशन 240 पिक्सल होगा या फिर 200 DPI होगा। 3x3 होनी चाहिए लेंथ, ठीक है उसकी। और साइज होना चाहिए 20 से लेकर 50 KB तक। उसके बाद जो आपका हैंड रिटन है वो होना चाहिए जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में। डायमेंशन उसकी ये होनी चाहिए 800 × 400 पिक्सल, ठीक है। और उसका 10x5 होना चाहिए आपकी उसकी लेंथ। और 50 से 100 KB होना चाहिए फाइल साइज, ठीक है। और वो कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है आपको। अब ये देखो यहाँ पे आपको लिखना है, ये देखो ये पूरा जो फॉर्मेट है ये आपको अपने कॉपी में या कहीं पे लिख लेना है, नॉर्मल वाइट पेज पे, ठीक है। और फिर उसको स्कैन करके या फोटो खींच के आपको लगाना है आई, ठीक है। फिर कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। यानी कि ये देखो लिखा हुआ है नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ लिखना है। हियर आई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। ये पता है स्कैन करवा के रख लो एक ही बार में, क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम में मोस्टली एग्जाम में ऐसा सेम पैटर्न लगता है, लेकिन किसी में वो लोग थोड़ा बहुत चेंज भी कर देते हैं, ठीक है। और जो आपका जिसका सर्टिफिकेट अगर कोई लगना है तो उसके लिए भी देखो दिया गया है। पीडीएफ में होना चाहिए, पेज साइज A4 होना चाहिए, साइज दे रखा है 500 KB। तो सारी चीजें दे रखी हैं, आप देख सकते हो एक एक करके, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब दे रखे हैं यहाँ पे, आपको बाद में सब काम आएंगे, अभी कुछ काम नहीं है सबका। लेकिन आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रख लो, बाद में आपको सब ढूंढना पड़ेगा अगर ना मिला तो। उससे अच्छा है आप PDF जरूर सेव कर लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ बता दिया आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद 18 से 30 एज होनी चाहिए, ठीक है। इसमें प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। प्री में आपका क्या आएगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। और इसमें टाइमिंग क्या होती है, टाइमिंग समय सेक्शनल दी होती है और सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, ओवरऑल भी होती है। तो आपको सारी चीजें देखनी, नोटिफिकेशन अच्छे से देखना, चाहे आप ये नोटिफिकेशन देखो चाहे किसी और का देखो, लेकिन आपको नोटिफिकेशन अच्छे से देख के तब फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने में ये नहीं है कि आज फॉर्म आ गया है तो हम आज ही भर दें। आराम से नोटिफिकेशन देख के एक चीज देख के तब फॉर्म भरो 2-4 दिन में।